रहमान अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 185 यानी 185 में और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो रेंट केस की तसलसल का है। और हम लास्ट मैंने सेक्शन 11 आपके सामने रिकॉर्ड कराया था। इसकी क्लास हमने डिटेल से डिस्कस की थी। आज सेक्शन 11 है रेंट सिंध प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 का। और आज हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे। और सेक्शन 12 जो है यानी सेक्शन 12, इसमें रिपेयर्स या वाइट वॉशिंग। अक्सर किराएदार और मालिक मकान यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान ये भी एक डिस्प्यूट होता है रिपेयर के हवाले से कि वो एग्रीमेंट में लिखा है नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है और इसमें से आइदर भी पार्टी रिपेयरिंग या वाइट वॉशिंग करता है तो वो किस पे उसकी जिम्मेदारी आयद होती है, कौन उसके पैसे देंगे, और किस तरीके से ये रेंट कंट्रोलर या कोर्ट के ज़रिए अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो ये कैसे हल किया जाएगा। इसके हवाले से सेक्शन 12 जो है वो दी सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 डिस्कस करता है। तो चलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं रिपेयर या वाइट वॉशिंग के। तो सेक्शन 12 है इस हवाले से रिपेयर्स और वाइट वॉशिंग। सेक्शन 1 है सब सेक्शन 1 है सेक्शन 12 का। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट में जो लिखा गया है। If the landlord fails to make such repairs or whitewashing, as may be necessary to keep the premises in proper shape, यानी जो जायदाद है, जो प्रेमिसेस है, उसको सही हालत में रखने के लिए एग्रीमेंट में जब दिया गया है कि इसकी रिपेयरिंग या वाइट वॉशिंग होगी, जो इसकी सफाई सुथराई है, कोई चीज़ टूट जाए या इसके रंग रोगन है, ये किस तरह किया जाएगा इसको सही शेप में रखने के लिए। द कंट्रोलर में ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम बाय द टेनेंट, अगर किराएदार एप्लीकेशन देता है कंट्रोलर को या सीनियर सिविल जज के कोर्ट में, एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज द कंट्रोलर डीम फिट टू मेक, और इंक्वायरी के बाद अगर वो समझता है कंट्रोलर डायरेक्ट दैट सच रिपेयर्स, उसको कह देंगे कि वो रिपेयर आप करें। और वाइट वॉशिंग में बी मेड बाय द टेनेंट, कि वो किराएदार खुद करें। एंड द कॉस्ट देयर ऑफ, और उस पर जो लागत आती है, में बी डिडक्टेड, उसको मिनहा किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द रेंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को उन्होंने जो किराया देना है उनसे वो पैसे डिडक्ट यानी मिनहा की जाएगी, कम कर दी जाएगी, वो निकाल दिए जाएंगे। ये सब सेक्शन 1 कहता है सेक्शन 12 का रिपेयर और वाइट वॉशिंग का। सब सेक्शन 2 कहता है where any authority empowered by law for the time being in force has required the landlord to make such repairs with such period as may be specified by such authority, and the landlord has made default in this behalf, such inquiry may require the tenant to make such repairs। और अगर किसी अथॉरिटी ने रिपेयर्स किया, अथोराइज किया हो, या किसी लैंडलॉर्ड ने कि लैंडलॉर्ड टू मेक सच रिपेयर, कि वो जो है रिपेयर्स या जो रंग रोगन है या वाइट वॉशिंग है वो करे, और एंड द लैंडलॉर्ड हैज़ मेड डिफ़ॉल्ट इन हिज बिहाफ, और लैंडलॉर्ड जो है उसमें डिफ़ॉल्ट कर गया हो, सच अथॉरिटी में रिक्वायर द टेनेंट टू मेक सच रिपेयर, तो वो उस सूरत में भी किराएदार को कहेंगे कि वो जो रंग रोगन है या और जो रिपेयर्स हैं वो उस जायदाद में करें। सब सेक्शन 3 वेयर द टेनेंट हैज़ मेड द रिपेयर्स एज aforesaid, the authority ordering the repairs shall, जो अथॉरिटी हो या किसी कोर्ट ने जब कहा गया हो किराएदार को कि आप वो रिपेयर करें, तो उस सूरत में क्या होगा, शल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने जो लागत बताई है उसकी वो अथॉरिटी या कोर्ट जो है वो बाकायदा वेरिफिकेशन करेगी, और उसके बाद जब वो इस नतीजे पर पहुंच जाए कि ये ठीक कह रहा है
सर्टिफाइड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, वो सर्टिफाइड करे और उस नतीजे पर पहुंचे कि ये बंदे ने ठीक कहा है और उन्होंने सही रसीदें और सही लागत बताई है। एंड द टेनेंट में देयर अपॉन डिडक्ट द अमाउंट, तो फिर वो उसका अमाउंट जो डिडक्ट कर दिया जाएगा। सो सर्टिफाइड फ्रॉम द रेंट पेएबल टू द लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को किराया दी जाएगी उस किराए से वो पैसा जो है निकाल दिया जाएगा। ये तरीक़ाकार है सेक्शन 12 का रिपेयर और वाइट वॉशिंग का। ये अक्सर मालिक मकान और किराएदार के दरमियान ये होता है। वो लैंडलॉर्ड को कहते रहते हैं कि ये सही कराए, वो नहीं करता है तो लाजमी बात है उन्हें उनको रहना होता है तो वो खुद सही कर देते हैं। अगर और बाई में मशावरत से होता है या ओरल हो या रिटन एग्रीमेंट की सूरत में कि हाँ आप करते जाएं, मुझे रसीदें देते जाएं और जो कराया है उसमें से निकालते जाएं, तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन डिस्प्यूट उस सूरत में आता है कि उसमें से आइदर पार्टी जो है वो मानने से इनकारी होते हैं, तो फिर वो लैंडलॉर्ड के कोर्ट, वो जाके रेंट कंट्रोलर के कोर्ट में या कानूनी किराएदारी के कोर्ट में जो है, जो सीनियर सिविल जज अक्सर होता है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर ये फिर फैसला होता है जो मैंने सेक्शन 12 के सेक्शन 1, 2 और 3 उस सूरत में कि जब वो अगर लैंडलॉर्ड करता है तो वेल एंड गुड, फिर तो किराए से मिनहा नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है और उसको ऑथराइज किया गया है और किराएदार उस पर पैसा लगाता है, तो फिर वो कोर्ट जो है उसकी इंक्वायरी करके कि हाँ जो पैसे लगे हैं जितना वो बता रहा है उसी उतना ही काम हुआ है, वो ठीक कह रहा है, तो वो अमाउंट जो किराएदार उस पर ड्यू है उसमें से मिनहा कर दिया जाएगा और किराया जो है वो मालिक मकान को वो पे कर दिया जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है सेक्शन 12 में सेक्शन 1, 2 और 3 के हवाले से। अब इस पे हम मज़ीद कुछ केस लॉ है और कमेंट्स है वो भी मैं आपके सामने गोशे गुजार करता हूँ ताकि वो भी आप जहन नशीन करें। एडजुडिकेशन बाय रेंट कंट्रोलर, अब अगर कभी आता है इसी तरीके से केस, तो रेंट कंट्रोलर डिड नॉट प्रोसीड इन द मैटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 and did not direct tenant to file his affidavit and evidence to establish his claim and did not afford opportunity to landlord to conduct cross-examination of tenant. Impugned order of course below were set aside and case was remanded to rent controller to decide controversy on merit after providing full opportunity to parties to adduce evidence. Constitution petition was allowed accordingly. ये 2016 CLC पेज 765 यानी 765 में ये बाकायदे इस तरह नहीं होगा जैसे एविक्शन के लिए 13, 14 में जो या 15 में या 16 में जो एप्लीकेशन दी जाती है और फिर प्रोसीजर है 19 में कि बाकायदे एप्लीकेशन होगा, उसका फिर जो है नोटिस जाएंगे और फिर जाके WS होगा, एफिडेविट एंड एविडेंस होगा, इस तरह पूरी प्रोसीजर होगी, उसके बाद ये देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन पे जो इसकी वो हो गई बाकायदा जो है जो रसीद होगी या जो भी इस पर सुनवाई दोनों पार्टियों को सुना जाएगा और उसके बाद जो इस पर फैसला होगा। ये सेक्शन 19 की तरह नहीं होगा, पूरे जिस तरह केस चलता है उस अंदाज से नहीं होगा, ये कहना है सेक्शन 19 से मतलब ये। और इसके लिए लॉ है 2016 CLC पेज 765 और क्योंकि ये मना करता है कि पूरे प्रोसीजर, ये लॉ जो है ये मना करता है कि इस पे उसी तरीके से प्रोसीजर नहीं होगा जिस तरह सेक्शन 19 में होता है, केस चलता है। इसी तरह डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट प्रोविजो टू सेक्शन 12 ऑफ रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 would not apply to tenant for not having fulfilled condition thereof. Rent controller in such case could not exercise discretion in favor of tenant. ये 2008 है, YLR है और पेज है 10। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि डिफॉल्ट इन पेमेंट प्रोविजन 12 रेंट premises ordinance 1979 जो है would not apply to tenant for not having fulfilled condition thereof. Rent controller in such case could not exercise discretion in favor of tenant. ये भी जो है ये डिफॉल्ट रेंट के डिफॉल्ट की सूरत में जो है वो नहीं होगा उस सूरत में, और ये टेनेंट के फेवर में नहीं होगा उस सूरत में, डिफॉल्ट की सूरत में। तो प्रोविजन सेक्शन 12 would not apply to tenant for not having fulfilled condition thereof. Rent controller in such case could not exercise this discretion in favor of tenant.
ये भी उस सूरत में नहीं होगी। और उसका जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 12 जो है, अगर किसी डिफ़ॉल्ट का मसला है तो वो भी इसी सूरत में जो है वो नहीं देखा जाएगा। हाँ, अगर उस पर किसी रिपेयर्स की सूरत आ जाती है और वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो फिर तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें बाद मालियत की बात आती है और इसमें किसी रिपेयर की बात आती है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो है वो उसकी बात नहीं होगी। अगर डिफ़ॉल्ट करता है और उसकी सूरत में कि वो रिपेयर भी करें, डिफ़ॉल्ट भी हो रहा और रिपेयर की भी बात करें, तो ऐसी सूरत में नहीं होगा, फेवर में नहीं जाएगा। लाजमी बात है, जो बंदा डिफ़ॉल्ट भी करता रहे और फिर बोले कि मुझे रिपेयर भी मिले, वाइट वॉशिंग भी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले लैंडलॉर्ड बोलेगा कि पहले मेरे डिफ़ॉल्ट की सब चीज़, आप पहले किराएदार तो बने। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि आप किराएदार ही नहीं बन रहे, पहले आप किराएदार तो बने, उसके बाद आप जो है रिपेयरिंग की बात करें। तो पहले डिफ़ॉल्ट की सूरत में इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि वो जाके रिपेयर भी मांगे और डिफ़ॉल्ट भी करे। नहीं, डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि वो किराएदारी साबित नहीं हो रहा, पहले वो किराएदार के पैसे दे, फिर वो रिपेयरिंग को क्लेम करे। तो ऐसी सूरत में कि वो डिफ़ॉल्ट भी है और उसमें बोले कि वाइट वॉश भी करे, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ये टेनेंट के फेवर में नहीं होगा। पहले वो डिफ़ॉल्ट की सूरत ख़त्म करेगा, उसके बाद वो सब चीज़ें हो सकती है। इसके लिए लॉ है 2008 YLR पेज 10। तो ये आज मैंने सेक्शन 12 के हवाले से आपसे गोश गुजार करना था और आपको बता दिया कि रिपेयर और वाइट वॉशिंग के हवाले से सेक्शन 12 में किस तरह तरीक़ाकार होता है, वो मैंने आप तक को बताया। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्राइब करें, वॉच करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।